वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपका समर्थक या रैपिड रिवीजन क्लास में। आज जो चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मेरा नाम है प्रोफेसर हेमंत मंडलिक और मैं आपको आज रिवाइज करके दूंगा ये चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में बिलोंग करता है। ओके, काफ़ी सिंपल चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, वैसे तो पूरा ही फिजियोलॉजी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पर्टिकुलरली मीडियम साइज का चैप्टर है। इसमें पर्टिकुलरली दो यूनिट आते हैं, दो पार्ट है इसके। पहला है मसल पार्ट और दूसरा है बोन पार्ट। बोन पार्ट काफ़ी इजी है, बस थोड़ा याद कर लो बोन्स के नाम और उनके नंबर याद कर लो, बस वो हो गया। उसमें इतना जो करने वाला टॉपिक है वो मसल ही है। ओके, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, देन आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स वगैरह जो टॉपिक्स है ये हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक्स है तो एक बार अगर हमने पढ़ लिए तो हो जाते हैं। कंसेप्चुअल टॉपिक है, अच्छे समझ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं। ओके, लगभग सभी इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है सभी उन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का। ऐसा कुछ नहीं कि इसी टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बोन्स पे भी लगभग सभी टाइप के बोन्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। मसल वाले टॉपिक पे भी लगभग सभी जो मसल्स के टॉपिक है उन पे हर साल लगभग अलग अलग साल में लगभग क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सारे ही जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अब इसका जो वेटेज है नीट में वो कितना है तो याद रखिए बच्चों, लगभग 2 से 3 एमसीक्यू इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। ओके, 2 से 3 एमसीक्यू, राइट। इस साल 3 एमसीक्यू आए थे, लेकिन 2 या 3 एमसीक्यू हर साल आते हैं। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है। जो साइज है उसके हिसाब से इसका जो क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो ठीक ठाक है, तो हम लोग इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इजी चैप्टर जाता है ये। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस हम लोग। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसी साल का है। ये इस साल 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें से पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, पहला जो स्टेटमेंट है वो है अ मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, राइट। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करता है, सीएनएस का जो सिग्नल है, सीएनएस का जो इंपल्स है वो मसल के सार्कोलेमा तक, मतलब उसकी मेम्ब्रेन तक लेके जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, करेक्ट टिक करेंगे। देन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म। तो न्यूरल सिग्नल जब आता है मसल फाइबर तक तो क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल है, उसमें से कैल्शियम आयन बाहर आते हैं और सार्कोप्लाज्म में मतलब मसल के साइटोप्लाज्म में आते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। ओके, तो इसे हम लोग टिक करेंगे। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिजेस। अब ये स्टेटमेंट देखिए, ये गलत लग रहा है ना। ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम का जो रिलीज है, इंक्रीज जो कैल्शियम है उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ऐसा तो नहीं होता, उल्टा तो फॉर्म होते हैं वो, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे अपन। एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, सही स्टेटमेंट है ना। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन है बच्चों, एक्टिंग नहीं है, यहाँ पे एन पढ़ना है जी की जगह पे। एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड। ओके, तो सार्कोमियर कब शॉर्ट होता है तो क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो ए बैंड के सेंटर में, है ना, मतलब मायोसिन के ऊपर स्लाइड होकर अंदर आती है, तो ए बैंड के सेंटर की तरफ वो स्लाइड होती है। ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या है, सही है ना। तो देखिए कितने स्टेटमेंट हमें सही मिल गए यहाँ पे, तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर अब ढूंढना है। तो पहला ए स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, सी रॉन्ग है, डी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट। तो ए बी डी ई है ना, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे हमें, सेकंड इज अवर आंसर। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन फिर से अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है ये स्टेटमेंट। ह्यूमन स्कल इज बाइकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया यहाँ पे। The joint between any two adjoining vertebrae is cartilaginous joint. Yes, fibrocartilage वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये fibrocartilaginous joint है, ये सही है। In human being, the number of cervical vertebrae is 7, है ना। तो most of the mammals में cervical vertebrae कितने होते हैं, 7 होते हैं। हमारे में भी क्या है, 7 ही है। All ribs except the last 2 pairs are bicephalic. Okay, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट भी हमें क्या लग रहा है बच्चों, सही लग रहा है। ठीक है, चलो। E, the occipital bones
सॉरी, ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल आर्टिकुलेट विद एटलस वर्टेब्रा, ये भी सही है, ठीक है। जो ऑक्सीपिटल बोन है ना, मतलब बोन जो वर्टेब्रल कॉलम से ज्वाइन होता है, कहाँ ज्वाइन होता है? ऑक्सीपिटल बोन के पास में ज्वाइन होता है, ठीक है। और किस वर्टेब्रा के पास ज्वाइन होता है? एटलस के पास, एटलस और ऑक्सीपिटल, है ना, तो उनके बीच में ये ज्वाइंट बनता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों? सही है, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए? बी सी डी ई, है ना। तो बी सी डी ई वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे क्या हो गया ये, है ना। देखो, तो कुछ ना कुछ हमने क्या कर दिया है, कुछ मिस कर दिया है, तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से। द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग वर्टेब्रा इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इज 7। ओके, देखिए अब ये जो बच्चा, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सॉरी, ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसेफेलिक। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो बच्चा है ना, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले इसको, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आगे वाला स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, फिर अगर इसमें डाउट नहीं होगा, इसमें अगर कुछ मिलता है तो इसको अपन छोड़ देंगे, है ना। The occipital bones of skull is articulate with atlas vertebra, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखो डी को, ठीक है। पहले तो हमने इसको सही किया था, सर आपने बोला सही पहले, अब क्यों उसको ये कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो? देखिए, ये स्टेटमेंट ओवरऑल सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा डीप में देखेंगे तो सारी रिब्स जो है ना वो बाइसेफेलिक नहीं होती एक तरह से, ठीक है। सारी आर्टिकुलेट, बाइसेफेलिक का मीनिंग क्या है? जो बाइसेफेलिक मतलब उसको दो हेड है। दो हेड किस लिए है? दूसरे बोन के साथ में आर्टिकुलेट होने के लिए, ठीक है। देखिए, रिब्स कहाँ अटैच होती है? पीछे हमारे वर्टेब्रल कॉलम से, मतलब वर्टिब्रा के साथ में अटैच होती है। मतलब वर्टिब्रा एक बोन है और ये रिब दूसरा बोन है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से ऐसे ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये आपका वर्टिब्रा है और ये आपका बोन है, ठीक है। तो ये ज्वाइन बन गया, बोन टू बोन ज्वाइन बन गया, समझ गए, ठीक है। बिल्कुल फिक्स ज्वाइन होता है, ये हिलता नहीं है। सामने से आपका स्टर्नम है, अब ये स्टर्नम है आपका, ठीक है। स्टर्नम के साथ में भी ज्वाइन होते हैं वर्टेब्रा, लेकिन कौन से वर्टेब्रा, सॉरी कौन सी रिब्स ज्वाइन होती है? ट्रू रिब्स ज्वाइन होती है, ठीक है। तो ट्रू रिब्स जो होगी उनका क्या होगा, वो सामने भी बोन के साथ में ज्वाइन हो रही है, पीछे भी बोन के साथ में ज्वाइन हो रही है, ठीक है। भले बीच में उनके कार्टिलेज है, ओके नो बट, ठीक है, बट वो डायरेक्टली ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ना एक तरह से क्या है, ये ट्रू बाइसेफेलिक है, पहली 10, ठीक है। दूसरी जो है बाद में, ठीक है, जो मतलब आपकी फॉल्स रिब्स कहते हो आप उसे, ठीक है, दे आर नॉट ट्रू बाइसेफेलिक, वो ट्रू बाइसेफेलिक नहीं है। और लास्ट की जो दो है फ्लोटिंग रिब्स, वो तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो मोनोसेफेलिक है, ठीक है। एक ही बोन के साथ में ज्वाइन है, सामने से तो लटकी हुई है, किसी के साथ ज्वाइन नहीं हो रही है। लेकिन जो आपकी फॉल्स रिब्स है वो भी बच्चों ट्रूली बाइसेफेलिक नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसे आप बाइसेफेलिक कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। मतलब अगर मैं इसमें डाउट निकालूंगा तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है डी, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। अब वैसे तो इसको हम लोग सही कंसिडर करते हैं, लेकिन आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें थोड़ी ना नीट के साथ में झगड़ना है वहां पे, है ना, पेपर के साथ में। हमें क्या करना है, हमें तो ऑप्शन ढूंढना है भाई, हमारा टाइम नहीं है इतना। तो अब इसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, तो देखता हूं क्या मुझे आंसर मिल रहा है। बी सी ई, ओके, तो मुझे आंसर मिल रहा है बी सी ई इज फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैं आंसर टिक करूंगा, ओके। जैसी सिचुएशन, देखिए आप पहले एक बात याद रखिए, यू डोंट हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से जो ज्यादा सही है वो आपको ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना है, ओके। तो ज्यादा सही कौन सा है लिख रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। मुझे ये चार जो स्टेटमेंट थे वो सही लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे दिखा कि ये जो डी है इसमें थोड़ा डाउट निकल रहा है। बाकी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट निकल रहा है। और ऑप्शन देखिए उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्या किया है, आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ऐसी स्मार्ट थिंकिंग आपको वहां पे करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैच द पेयर है अब यहाँ पे। टिटैनी डिसीज दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है वो डिसीज किसकी वजह से होते हैं, शायद ये दिया है ना। तो टिटैनी क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो टिटैनी बच्चों क्या है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी, बॉडी में जो कैल्शियम कम हो जाता है उसकी वजह से रैपिड स्पैज्म या रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, उसे हम लोग कहते हैं टिटैनी। अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये मीनिंग यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये यही दिया है, तो ये आ गया फर्स्ट, ठीक है। माइस्थेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ये क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है, तो ये आएगा इस पे। और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो डैमेज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है, तो इससे कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, राइट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये क्या आएगा, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। इसमें जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चों क्या होता है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो आपकी सार्कोलेमा को मायोफाइब्रिल के साथ में ज्वाइन करता है, ओके, सार्कोमियर से ज्वाइन करता है, वो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो फॉल्टी होता है, वो ब्रेक होने लगता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब मसल छोटी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो धागे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, वो धागे टूटने लगते हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के धागे, और इसकी वजह से मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो स्लोली स्लोली वो मसल पैरालाइज होने लगती है, उसे कहते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल है, तो आपकी स्केलेटल मसल धीरे धीरे क्या होने लगती है, पैरालाइज होने लगती है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें, ठीक है। तो अब आपने मैच द पेयर कर लिया, इसमें से आप ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct regarding skeletal muscle? skeletal muscle के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें देखना है। आप मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज फेसिकल, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फेसिकल से ही वो क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. तो जो एक्टिन मायोसिन की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो स्ट्राइटेड मतलब जो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है मसल का वो दिखता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है हमें। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर, ये कुछ अटपटा सा स्टेटमेंट लग रहा है ना। एम लाइन को क्यों कंसिडर करेंगे, एम लाइन तो बीच में होती है ना ए बैंड के, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं इसको। अब इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, कौन से है, तो 1 2 3 है ना। सो 1 2 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 1 2 3 है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। ए बैंड से दूर जाती कह रहा है वो एक्टिन फिलामेंट्स, ऐसा तो नहीं होता है, वो तो ए बैंड में घुसती है तो उसके पास जाती है, तो ये इसकी वजह से शॉर्टनिंग नहीं होगा। एक्चुअली अगर ऐसा हुआ तो शॉर्टनिंग नहीं, वो क्या होगा, लेंथनिंग होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिख रहा है अपने को। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, नो, टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, तो ये भी क्या लग रहा है बच्चों, रॉन्ग लग रहा है स्टेटमेंट। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, क्या ए बैंड की लेंथ चेंज होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। आई बैंड की लेंथ क्या होती है बच्चों, चेंज होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। आई बैंड इंक्रीजेस इन लेंथ, आई बैंड की लेंथ इंक्रीज नहीं होती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब देखते हैं अपन उसमें क्या होता है, आई बैंड की लेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों क्या है, रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कौन से इवेंट होते हैं, अगेन वही है, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर पे सारे क्वेश्चन है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये सारे क्वेश्चन है। एच जोन डिसअपियर्स, व्हाट इज एच जोन, तो एच जोन जो बच्चों है ना वो क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं एक बार शांति से, एक मिनट, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं अभी, ओके, एकदम सिंप्लीफाइड। ये क्या है, ये जेड लाइन है और ये एक्टिन है और ये इनके बीच में मायोसिन है, ये यहाँ पे एम लाइन होगी, ये एम लाइन है, ये जेड लाइन है, दिख रहा है सबको, ये जेड लाइन है, ये एक्टिन से, ये मायोसिन से, ओके, और आपका जो एच जोन है वो है ये, है ना, जिसमें सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, मतलब डार्क बैंड का वो लाइट पार्ट जिसमें सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, उसे अपन कहते हैं एच जोन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगा, ये जो एक्टिन है ये मायोसिन में घुसेगी, अंदर इस ए बैंड में घुसेगी, एंटर होगी, तो ए बैंड क्या होगा बच्चों, सॉरी, ए बैंड का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एच जोन है वो क्या होगा, डिसअपियर होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। ए बैंड वाइडन्स, तो जो ए बैंड है यहां से लेके यहां तक, इधर भी रहते हैं ना ये एक्टिन, ठीक है,
तो अगर यहाँ पे अगर आप ऐसा कंसिडर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ए बैंड है ये क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है, कह रहा है नहीं वाइड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो क्या होता है, नैरो होता है। तो ये सही नहीं है, गलत है ये। आई बैंड रिड्यूस, सॉरी ओके एक मिनट, हाँ मैंने क्या कहा, ए बैंड वाइड होता है, तो याद रखिए ये जो, सॉरी ये ए बैंड नहीं है, ये ए बैंड है, सॉरी मेरे से गलत हो गया, ये बच्चों ए बैंड है, ठीक है। तो जो ए बैंड है ना ये वाइड होता है ना शॉर्ट होता है, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मसल कितनी भी कॉन्ट्रैक्ट करे ए बैंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये वाइड नहीं होगा ना शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, वैसे तो रॉन्ग ही है ये स्टेटमेंट। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, आई बैंड ये वाला, ठीक है, दिस इज द आई बैंड, ओके। दो ए बैंड के बीच में जो आई बैंड होता है उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, रिड्यूस होती है, ठीक है। तो रिड्यूसेस इन विड्थ ये स्टेटमेंट सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड रिलीजेस एडीपी एंड पीआई, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके। तो बराबर है ये स्टेटमेंट, ठीक है। मायोसिन क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, उसकी एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और एटीपी अगर हाइड्रोलाइज हो गया मतलब एटीपी से एनर्जी ब्रेक हो गया एटीपी, तो एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी एंड पीआई में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। Z line attached to the actin are pulled inward, ओके। तो जो Z line attached to actin है वो pulled inward मतलब अंदर की तरफ खींची जाती है, तो सही है, ये अंदर की तरफ ही आएगी, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या है, सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब देखिए आपके पास में 1 3 4 5 ये स्टेटमेंट सही है। 1 3 4 5, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन अपने को दिख रहा है जिसमें 1 3 4 5 दिया है, 1 वाले सिर्फ 2 ही है और इसमें ही सारे दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। तो आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, अब कैल्शियम का रोल क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट तो है, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो ये स्टेटमेंट सही है, वैसे तो सही लग रहा है लेकिन सारे ऑप्शन भी पढ़ने हैं अपने को, डायरेक्ट टिक नहीं कर देना है ना। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग टू इट, मायोसिन के साथ में कैल्शियम बाइंड नहीं होता है, मायोसिन का जो हेड है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द नर्व इंपल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इतना सही नहीं लग रहा है अपने। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, कैल्शियम ही प्रिवेंट करता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं करता है, कैल्शियम एक्चुअली प्रमोट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन हेड को ये अलग करता है, नहीं ये भी नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए ही आएगा, ठीक है। सो ए इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, ओके। देखिए दो सक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कोई लैक ऑफ रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, रिलैक्स ही नहीं हो रही, मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट हो रही, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने से पहले ही दूसरा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जा रहा है, देयर इज नो रिलैक्सेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पैज्म, फटीग, टिटेनस, टोनस, ओके। सो इट इज कॉल्ड एज स्पाज्म, इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पैज्म कहते हैं, ठीक है। सो ये टिटेनी में होता है, ओके, ये किस में होता है, स्पैज्म टिटेनी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट, ऑब्वियसली सबको पता है ये कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन है, ठीक है। तो कौन सा आयन है जो क्या करता है, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर उसको अनमास्क करता है, दैट इज कैल्शियम आयन। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलो तो ये वही है, फिर बोन्स और वो कहाँ पे है, उनके नाम्स क्या है, किस लोकेशन में है और उनके नाम क्या है वो दिया है अपने को, बस वही रट्टा मारने वाला टॉपिक है अपना, बोन्स वाला है ना। पाम बोन्स, तो पाम बोन्स को क्या कहते हैं अपन, फैलेंजेस कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पाम्स को अपन कहते हैं फैलेंजेस, है ना। रिस्ट बोन दे आर कॉल्ड एज कार्पल्स, ओके। एक मिनट, ये गलत हो गया अपना, है ना, सॉरी। ये पाम बोन्स जो बच्चे इसको कहते हैं अपन मेटाकार्पल्स, नॉट फैलेंजेस, फैलेंजेस अपने क्या आएंगे, डिजिट बोन आएंगे, ठीक है। एंकल बोन्स ये आएंगे आपके टार्सल्स और डिजिट बोन्स आएंगे आपके फैलेंजेस, ये है आपके फैलेंजेस, है ना, ये आपके
मेटाकार्पल्स है, ये यहाँ पे कार्पल्स है रिस्ट में, ठीक है। और टार्सल्स कहाँ पे होंगे, एंकल में होंगे, ठीक है। जैसे ये कार्पल्स है ना आपके, सॉरी ये जो टार्सल्स है, वैसे यहाँ पे आपके जो एंकल है, ठीक है, वहां पे क्या हो गए, टार्सल्स हो गए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से आपको आंसर ढूंढना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैच द पेयर आ गया है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स, ओके, लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, नहीं। सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में होता है क्या, नहीं। हेड ऑफ द ह्यूमेरस क्लेविकल डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स आर डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ठीक है। तो ये 4 आएगा इसका। एक्रोमियन, ओके, व्हाट इज एक्रोमियन, हेड ऑफ ह्यूमेरस, ओके, क्लेविकल, ओके, एक्रोमियन, स्कैपुला, ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये आपके होती है क्लेविकल के साथ में अटैच, ठीक है। तो इसको अपन करेंगे थर्ड, ओके। स्कैपुला, स्कैपुला कहाँ होता है, सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में होता है प्रेजेंट, ठीक है। स्कैपुला ये यहाँ पे होता है ना, ये पीठ वाला जो बोन है, इसे ट्रायंगुलर शेप का इसे कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। एंड ग्लेनॉइड कैविटी इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमेरस, ठीक है, समझ गए। तो इसमें से आप नीचे का आंसर ढूंढ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8th, 9th and 10th pairs of ribs articulate directly with the sternum। क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही नहीं है। दीज आर फॉल्स रिब्स, ये आर्टिकुलेट नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दे आर्टिकुलेट इनडायरेक्टली विद द स्टर्नम। 11th and 12th pair of ribs connected to the sternum with the help of hyaline cartilage, अगेन ये भी रॉन्ग हो गया, ये आर्टिकुलेट ही नहीं होती है सामने से स्टर्नम के साथ में, ठीक है। These are floating ribs. Each rib is a flat thin bones and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum। ये पहला वाला जो तो सही है, ये वेंट्रली टू द स्टर्नम जो दिया है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। There are 7 pairs of vertebrosternal and 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है ना। 7 pairs 1 से लेके 7 तक क्या है, ट्रू रिब्स है। वर्टेब्रोस्टर्नल, वर्टेब्रा से स्टर्नम के साथ में होती है, ठीक है। बाद में जो होती है आपकी 8, 9, 10 वो किसके साथ में ज्वाइन होती है, वो जो 7th है उसका जो कार्टिलेज है, वर्टेब्रोकॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज के साथ में ज्वाइन होती है, स्टर्नम के साथ में डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती है। तो ये 3 हो गई लास्ट की, है ना। एंड लास्ट की जो 2 है वो है फ्लोटिंग रिब्स आपकी, तो वो वर्टेब्रल रिब्स है काली, ठीक है। स्टर्नम के साथ में आर्टिकुलेट नहीं होती है, तो उन्हें कहा गया है वर्टेब्रल रिब्स। तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये सही है। सो आंसर इज डी, राइट। आगे देखते हैं। आउट ऑफ X pairs of ribs in human only Y pairs are true ribs। ओके, अब आपको X और Y ढूंढना है, तो आपके पास में X पेयर कितनी है, ह्यूमंस में 12 पेयर्स है, ओके। उसमें से कितनी है, पहली जो 7 है वो क्या है, ट्रू रिब्स है। तो बस 12, 7 देखना है आपको कहाँ पे है। X is equal to 12, Y is equal to 5, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू द वर्टेब्रल, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है ना। Y कितना चाहिए आपको, 7 चाहिए, ओके। तो कहाँ दिख रहा है आपको, X12 Y 7। देखिए ये 24 में फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो पेयर लिखा है, ठीक है, तो पेयर कितनी आएगी, 12 ही आएगी, ठीक है। 24 नहीं करना। अगर उन्होंने सिर्फ रिब्स कहा होता था तो फिर अपन 24 करते थे। सो डोंट ऐसे इसमें फंसना नहीं अपने को, ठीक है। वैसे भी ये अगर इसको साथ करेंगे तो इसको 14 करना पड़ेगा, फिर तो ये 14 है नहीं यहाँ पे, तो आपको यही आंसर लेना पड़ेगा। X is equal to 12 and Y is equal to 7। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टेब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है। तो दिस इज योर आंसर, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द पेयर। फाइब्रस जॉइंट, ओके, ये मुंह में, अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है बच्चों, मैं ठीक से पढ़ता हूँ, आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये जो नीचे के वर्ड है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस पार्ट के नहीं, मतलब ये लिस्ट 1 के नहीं है, ये लिस्ट 2 के है, ओके। जैसे एडजेसेंट वर्टेब्री लिमिटेड मूवमेंट, ऐसा पढ़ना है इसको, ठीक है। ह्यूमेरस एंड पेक्टोरियल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट, ऐसा पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। तो देखते फिर से अपन। तो ये आपको जॉइंट्स दिए हैं और जॉइंट्स किस टाइप के हैं, मतलब वो किस टाइप की मूवमेंट अलाउ करते हैं, वो अपने को ढूंढना है। तो फाइब्रस जॉइंट क्या करते हैं,
फाइब्रस जॉइंट किस में होते हैं? एडजेसेंट वर्टिब्री में होते हैं क्या? लिमिटेड मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं, वो तो फाइब्रस जॉइंट तो नो मूवमेंट करते हैं ना। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल ये तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाएगा भाई। स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो ए का क्या आएगा? 3 आएगा। नी हेल्प इन लोकोमोशन ये भी नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो 3 ही आएगा इसका फाइब्रस जॉइंट का। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये किस में होते हैं? एडजेसेंट वर्टिब्री में होते हैं और लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट को मैं क्या करूंगा? 1 के साथ में ज्वाइन कर दूंगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल नहीं, इसमें नहीं होता, ये तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये बॉल एंड सॉकेट इसको लगा दूंगा। हिंज जॉइंट किस में आएगा? नी हेल्प इन लोकोमोशन, ये आपका जो नी है ना पैर, ठीक है, इसमें होता है ये हिंज जॉइंट, राइट, ठीक है। ओके चलो, तो ये आपने इसमें से आप ढूंढ लीजिए अब आंसर कौन सा है, ठीक है ना। मैच द पेयर हो गया अपना। चलो फिर से एक बार मैच द पेयर है ना। चलो देखते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। कार्टिलेजिनस जॉइंट किसमें होता है? बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो इसका आएगा कार्टिलेज जॉइंट का बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री सेकंड के साथ में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये किसमें आएगा? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बॉल एंड सॉकेट वाला, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट किसमें आएगा? फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, सैडल जॉइंट, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ये कार्पल और जो मेटाकार्पल है थंब का, इसके साथ में क्या होता है बच्चों? सैडल जॉइंट होता है। सैडल मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठने की जो सीट होती है ना, जिसपे ऊपर हम बैठते हैं घोड़े की सवारी करते टाइम पे, ठीक है, उसको कहते हैं सैडल, राइट, ठीक है। तो इस टाइप की होती है ना वो सीट, अगर सामने से देखोगे इट लुक्स लाइक दिस, तो इसको कहते हैं सैडल। इस टाइप का जो जॉइंट है ये किसमें प्रेजेंट होता है? कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के, ठीक है। तो टिपिकल जॉइंट है ये, एक ही होता है अपनी बॉडी में इनके बीच में, तो इसको अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है। सैडल जॉइंट, आंसर ढूंढ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द पेयर है ना, बहुत सारी मैच द पेयर से। स्कैपुला, स्कैपुला कार्टिलेजिनस जॉइंट, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है क्या? नहीं, सिर्फ फ्लैट बोन है ना। सॉरी, स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, नहीं ट्रायंगुलर, ये स्कैपुला है ना अपना, ये पीछे वाला। क्रैनियम, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। क्रैनियम को क्या लगाऊंगा मैं? फाइब्रस जॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। स्टर्नम, स्टर्नम आपका फ्लैट बोन है, ठीक है, स्टर्नम एकदम चपटा होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पेयरिंग करनी है। सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते टाइम पे अपने को ध्यान में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिर से मैच द पेयर आ गया। कितनी सारी मैच द पेयर है भाई इसमें, है ना, ज़्यादा करके मैच द पेयर ही पूछे। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना बच्चों, ये जॉइंट्स वगैरह वाले, ठीक है, तो ये सब जो है ना वो मैच द पेयर के फेवरेट है। तो जॉइंट्स अच्छे से करके रखा, देखो कितने सारे जॉइंट्स के अपन ने किए हैं, ठीक है। बोन्स, जॉइंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा मैच द पेयर में पूछे जाते हैं, फेवरेट टॉपिक एक तरह से, ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैच द पेयर हमको दिख रहे हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट। बिटवीन कार्पल्स तो ढूंढना अपने को, ठीक है, बिटवीन एटलस एक्सिस, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ओके। तो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ना, ग्लाइड होना मतलब बोन्स जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ग्लाइड होते हैं, घसरते हैं। तो किसमें होता है? ये अपने कार्पल्स में होता है, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन कार्पल्स, ठीक है, बिटवीन द कार्पल्स। हिंज जॉइंट, ओके, हिंज मतलब क्या? जो दरवाजे के होते हैं ना, हिंजेस, जो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको कहते हैं, मतलब एक फिक्स है और दूसरा मूव कर रहा है। दरवाजा देखिए, सिर्फ दरवाजा का जो दरवाजा मूव होता है, दरवाजा जिसको अटैच है, जिस फ्रेम को अटैच है, फ्रेम मूव नहीं होती है, मतलब एक पार्ट जो दरवाजे का मूव नहीं हो रहा है, दूसरा पार्ट केवल मूव हो रहा है, उसे कहते हैं हिंज। तो हिंज में क्या होगा? एक बोन फिक्स रहेगा, दूसरा बोन मूव होगा। अब ये एटलस एक्सिस कैसा होता है? ये एक्सिस है नीचे वाला सेकंड बोन, जिसको जिसकी प्रोसेस निकली हुई है ना, इसके ऊपर ये एटलस जो है ना, ये ऐसा मूव हो रहा है। एक्सिस फिक्स है, एटलस केवल मूव हो रहा है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स योर नो जॉइंट। क्या करता है? अपना नो जॉइंट तैयार करता है, ठीक है। जो अपन सिर हिलाते हैं ना, नो, तो ये जो नो है ये इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये है आपका हिंज जॉइंट, ओके, सॉरी, हिंज किसमें आएगा? हाँ यही, ठीक है, एटलस एक्सिस में आएगा, ठीक है। एक मिनट, शायद अपना कुछ गड़बड़ हो गया। हिंज किस में आएगा? हाँ, कार्पल एंड मेटाकार्पल का तो सैडल जॉइंट आएगा। एक मिनट देखो बच्चों, ठीक है। और पाइवोट जॉइंट आएगा आपका, हाँ, ह्यूमरस एंड अल्ना, ये आएगा आपका पाइवोट जॉइंट, ठीक है, ह्यूमरस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमरस है और अल्ना जो है ये आपका क्या है? पाइवोट जॉइंट है।
समझ गए बच्चों, ठीक है। एक ही मतलब ये लिमिटेड नहीं कह सकते, एक ही एक्सिस में मूवमेंट अलाउ करता है, सेकंड एक्सिस मतलब नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। इसको कहते हैं पाइवोट जॉइंट। तो एक इसमें आएगा आपके ह्यूमेरस एंड अल्ना में आएगा, ठीक है। अब इसमें से आप आंसर ढूंढ लीजिए इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। अभी किस टाइप का जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है कार्टिलेजिनस। साइनोवियल जॉइंट, हाँ, ये मूवमेंट काफी फ्री मूवमेंट देता है, ठीक है, पाइवोट जॉइंट, इसलिए साइनोवियल जॉइंट हो सकता है। सैडल भी नहीं है, फाइब्रस जॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों का आंसर आएगा इट्स अ साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि ये काफी बड़ी मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए इसको अपन किस में डालेंगे? साइनोवियल जॉइंट के कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लोकोमोशन एंड मूवमेंट मेरी तरफ से। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ समझ में नहीं आया तो हमें बताइए, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, बेस्ट ऑफ लक।